जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 7 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ें यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, सभी पर्सपेक्टिव को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस मैंने क्यों स्टार्ट किया, सबसे पहले तो उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आपको इंग्लिश एनालिसिस का बहुत सारा मिल जाएगा चैनल। द हिंदू के एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ट्रिब्यून के एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर के एनालिसिस करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो किसी हिंदी न्यूज़ का एनालिसिस करता हो या दैनिक जागरण का एनालिसिस करता हो। कई सारे टॉपर, हिंदी के जो टॉपर हुए हैं यूपीएससी के, उसकी वीडियो अगर आप देखोगे, चाहे वो निशान जैन सर हो, गंगा सिंह राजपूत हो, अगर इनको वीडियो देखोगे तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इन्होंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को ही पढ़ा। राष्ट्रीय संस्करण ही क्यों? इसका रीज़न है कि राष्ट्रीय संस्करण में जो है बहुत लिमिटेड न्यूज़ होता है, बहुत फालतू का न्यूज़ नहीं होता और साथ ही साथ इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। इसलिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ें। दैनिक जागरण के लोकल संस्करण से काफ़ी अच्छा होता है उसका राष्ट्रीय संस्करण। साथ ही साथ पढ़ना कैसे चाहिए, तो मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी में जो है, मेंस का एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है। प्रीलिम्स का आपको सिलेबस नहीं होता वेल डिफाइंड, मेंस का लेकिन एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है और मेंस की सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मेंस की तैयारी करो। तो मेंस का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टडी टेबल के सामने रखें और कोई टॉपिक अगर रिलेटेड है तो उसको नोट कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से कोरिलेटेड है। रिक्तियां न भर के ट्रिब्यून को प्रभावहीन बना रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट, तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। इस तरह से आपको कोरिलेट खुद करना होगा कि ये न्यूज़ जो है पर्टिकुलरली कहाँ से कोरिलेट है और इसको किस तरह से हम अपने आंसर में समाहित कर सकते हैं। तो न्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको अपने आंसर में भी लिखने का कोशिश करें। एक ही आंसर लिखे, 2 आंसर लिखे, 3 आंसर लिखे, डेली कम से कम 3 से 4 आंसर लिखना चाहिए यूपीएससी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, ये आपको जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ सबसे पहले सुन लो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि सरकार कई सारे ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। जैसे एनजीटी क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल हुआ। इसी तरह से कई सारे ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है, लेकिन ट्रिब्यूनल की सरकार स्थापना भले ही कर देती है, लेकिन उस ट्रिब्यूनल में जो है जस्टिस की नियुक्ति नहीं करती है, न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करती है। अब सोचो कि न्यायाधिकरण की स्थापना हो गई लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो गई, तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रिब्यूनल होता है वो प्रभावशाली नहीं हो पाता। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रिब्यूनल बनाते हैं, आप न्यायाधिकरण बनाते हैं, लेकिन आप उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, तो उससे वो प्रभावहीन रहता है। इसलिए इसकी न्यायाधीश की नियुक्ति करना मस्ट है। किसी भी ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश की नियुक्ति करना मस्ट है, जजेस की नियुक्ति करना मस्ट है, ये कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब देखो इससे ड्राइव्ड क्या होता है, ये तो मान लो ये बेसिक पॉइंट हो गया। इससे ड्राइव्ड होता है जुडिशियल रिफॉर्म्स देश में आवश्यकता क्यों है। जुडिशियल रिफॉर्म्स जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार चर्चा में था कि न्यायपालिका किस तरह से अपने आप में रिफॉर्म्स कर सकती है। अगर पेपर हमारा कुछ दिन से फॉलो कर रहे हो तो हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि देश में लगभग 4 करोड़ मैटर पेंडिंग है। कोर्ट केस के चक्कर में 4 करोड़ मैटर पेंडिंग है, 4 करोड़ केस पेंडिंग है, जिसमें अधिकतर केस जो है लोअर कोर्ट में फंसे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की देश को ज़रूरत है। और इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की मैं बात करूँ, 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि देश में 7 लाख करोड़ रुपए जो है जुडिशियल कस्टडी के या केस के चक्कर में फंसा हुआ है। यानी जुडिशियल अगर अपना डिसीजन सुना देती है तो ऐसे कंडीशन में 7 लाख करोड़ रुपए जो है वो उसका जो मैटर फंसा हुआ वो सॉल्व हो जाएगा। और 7 लाख करोड़ का मैटर अगर सॉल्व होता है तो नॉर्मली 30% सरकार को टैक्स मिलता है, तो सोचो 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार को टैक्स मिलेगा। तो निश्चित तौर पे हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें देश में आर्थिक विकास चाहिए, उसके लिए भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखो सब जुड़ा हुआ, जीएस पेपर 2 को जीएस पेपर 3 से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात किया, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में जो कहा गया है कि 7 लाख करोड़ रुपए का कोर्ट केस पेंडिंग है, तो ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है। अगर इकोनॉमिक सेक्शन का पार्ट देखोगे तो वो जीएस पेपर 3 का है। तो कैसे कोरिलेट करना ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
अफगानिस्तान को लेकर के या तालिबान को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वहीं पे मैं बताऊंगा, डिटेल से वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये न्यूज़ देख लो, ये क्या है कि अफगानिस्तान की एक महिला सांसद रही है जिसका नाम है रंगीना कारगर। रंगीना कारगर इंडिया आई और इंडिया बिना किसी वैध कागजात के आई। ऐसे कंडीशन में इंडिया से उसको वापस भेज दिया गया, इस्तांबुल भी उसको भेज दिया गया। तो बाद में भारत सरकार ने उसे माफ़ी भी मांगा है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए, और भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि किसी भी अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो भारत आ चुके हैं, भारत के शरण में आ चुके हैं, तो वो उसे वापस जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। बाकी पेपर पे इस पे उतना कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फर्स्ट पेज पे। बाकी एक बार इस न्यूज़ को देख सकते हैं, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जीएस पेपर 2, दैनिक जागरण के जो पेपर 2 होता है, वो पेज नंबर 2 जो होता है वो नॉर्मली दिल्ली से संबंधित न्यूज़ होता है, राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित न्यूज़ होता है। नॉर्मली उतना न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इस पेज को नॉर्मली आप स्किप कर सकते हैं। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पराली जलाने पे रोक के लिए केंद्र फिर हुआ सक्रिय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी सितंबर से लेकर के मार्च तक दिल्ली जो है गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो जाता है। लगभग मान लो कि सितंबर के लास्ट वीक से लेकर के और मार्च के सेकेंड वीक तक दिल्ली पूरा गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होता है। काफ़ी पॉल्यूशन होता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली के समय में 1000 भी क्रॉस कर जाता है। और नॉर्मली दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी के समय में, अब जो सितंबर के बाद आप देखोगे, नॉर्मली 300 से 400 रहता ही है। 300-400 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, जो बहुत पुअर कंडीशन है। 300-400 एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब कंडीशन माना जाता है। तो यहाँ से पीटी और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है। साथ ही साथ दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। और मेंस पर्सपेक्टिव से एक और टॉपिक है कि पराली को किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी को अलाउ किया है कि आप अपने यहाँ पराली जला सकते हैं, अपने यहाँ ईंधन के रूप में पराली का यूज कर सकते हैं। तो कुछ कंपनी को इसके लिए सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह से पराली को रोकने के लिए, पराली जलाते हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के कई बार मैंने डिस्कस किया है। एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के, और पराली को किस तरह से नियंत्रित किया जाए उसको लेकर के, वहाँ पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूँगा। अब देखो, अगेन विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है। विदेश मंत्री का जब भी कोई स्टेटमेंट हो, हमारे देश के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट हो, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। हालांकि इसको लेकर के मुझे डिस्कस करना है नीचे, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन मुझे डिस्कस करना है नीचे। बाकी इंडिया चाइना रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इंडिया चाइना रिलेशन। भारत चाइना रिलेशन जब आप चर्चा करते हो या सोचते हो तो नॉर्मली आपको चाइना के बारे में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आती हैं, लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिमाग में आना चाहिए। कई सारे निगेटिव पॉइंट है हमारे चाइना के साथ, लेकिन कई सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है। कई सारा जगह हम चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चाइना और इंडिया मिलकर काम कर रहा है। जैसे भारत की 3 आईटी कंपनी चीन में जो है आईटी कॉरिडोर स्थापित कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव काम है। तो कई सारी सेक्टर में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। और एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था चीन को लेकर के, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखो, ये जो है चंद्रयान से मिले डाटा बेहद उत्साहजनक इसरो। तो सबसे पहले तो चंद्रयान मिशन के बारे में जानो कि ये मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का 3 घटक था। एक तो ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर क्या होता है? जैसे ये चंद्रमा हुआ, इसके चारों ओर घूमता है, ये ऑर्बिटर हो गया। जिस तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते हैं, उसी तरह से चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिटर घूमता है। दूसरा लैंडर हो गया, जो लैंड कराएगा। जो मिशन भेजे थे उसको लैंड कराने का जो था, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था,
उसको लैंडर कहते हैं। और तीसरा था लैंड अगर हो गया सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब धीरे धीरे, जैसे मान लो ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे गिरती है, ज़मीन है ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी, एक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो बहुत तेज़ी से टूट जाएगी ना, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कहते, उसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। तो इसी तरह से मान लेते हैं 1 किलो या 2 किलोमीटर ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरती है तो वो धीरे 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 इस तरह से गिरे कि आराम से आकर के यहाँ पे रुक जाए, ज़मीन पे आराम से आकर के लैंड करे, इसे कहा गया सॉफ्ट लैंडिंग। तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला था और हमारा जो लैंडर का नाम था, हमने विक्रम लैंडर रखा हुआ था। और लैंड एक बार कर जाता तो उसमें से एक छोटी सी गाड़ी कह सकते हो वो निकलता, जिसे प्रज्ञान कहा, जिसे रोवर कहा जाता है। और रोवर का नाम हमने प्रज्ञान रखा था। छोटी सी गाड़ी निकलती, कह सकते हो आप रोबोट टाइप का, जो पूरा चित्र वगैरह लेने का काम करती थी। तो ये हमारा रोवर था और ये हमारा लैंडर था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। डायरेक्टली क्वेश्चन वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। हमारा मिशन जो है आंशिक रूप से असफल रहा, पूर्ण रूप से असफल नहीं रहा, आंशिक रूप से असफल रहा। लेकिन हमारा जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है। आंशिक रूप से असफल इसलिए रहा है क्योंकि जो हमारी लैंडिंग थी, लैंडिंग हो नहीं पाई। तो ये लैंडर और रोवर दोनों का काम समाप्त हो गया, लैंडिंग ढंग से हो नहीं पाई, ये कहीं गुम हो गया। लेकिन जो हमारा ऑर्बिटर था वो लगातार काम कर रहा है और कई सारी तस्वीरें भेज रहा है, कई सारी जो है डाटा भेज रहा है, जिस डाटा को इसरो अभी एनालिसिस कर रहा है। इसको एक बार देख सकते हैं। अब देखो ये जो है ये आपके GS3 का पार्ट है और इसको अगर आप देखोगे तो ये पेपर GS2 का आपको पार्ट होगा। इंटरनेशनल रिलेशन नॉर्मली GS2 में रहते हैं, तो ये GS2 का पार्ट है। और ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है, तो ये GS3 का पार्ट है। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। भारत में रोज लगते हैं जितने टिके कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कहा गया। और निश्चित तौर पे 1 करोड़ टिका एक दिन में लगना अपने आप में अचीवमेंट है। और कई सारे यूरोपीय देश ऐसे हैं जिसकी आबादी 1 करोड़ नहीं है। बाकी इस पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। अब देखो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा, मैं डिटेल्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसका सम्मेलन 9 तारीख को होने वाली है, 9 सितंबर को। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम्मेलन होने वाला है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2016 में गोवा में समिट हुआ था, उसमें भारत ने अध्यक्षता की थी। अभी 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। 9 को इसका सम्मेलन होगा। 10 तारीख को मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसको लेकर के। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 66 BPSC मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस में जो है, जो 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन था, जो पिछली बार सम्मेलन हुआ था, जो रसिया के निगरानी में सम्मेलन हुआ था, रसिया की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की थीम को लेकर के BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इसलिए एक एक चीज़ पे इसकी नज़र हम लोग की होनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा डिटेल से इसका एनालिसिस किया जाए। 9 को सम्मेलन होने दो, 10 को मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। अब देखो ये भी टॉपिक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ उसको पढ़ सकते हैं। बाकी किसान का मुद्दा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया गया। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है इसको लेकर के कि किसान के मुद्दा को लेकर के अभी तक सरकार ने क्या क्या किया गया है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फार्मर्स रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या क्या किया गया है। अब देखो ये पेपर GS2 से भी कंसल्ट हो सकता है और GS3 से भी जुड़ सकता है। कैसे? GS3 से इसलिए जुड़ सकता है कि इकोनॉमिक सेक्शंस, अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर क्या है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर अगर इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो GS3 से जुड़ जाएगा, ये प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ। और कृषि हमारे देश के कहीं ना कहीं विकास से भी संबंधित है। हमारे देश के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास है उससे भी कृषि संबंधित है। तो GS पेपर 2 से भी कंसल्ट हो सकता है। एथिक्स से भी ये पेपर जुड़ सकता है, एथिक्स से भी इस टॉपिक को आप जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ ये जो किसान का इशू है ये आपको ऐसे में भी काम दे सकता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो
बहुत जगह यूज हो सकता है। जीएस पेपर 1 में यूज हो सकता है, 2 में यूज हो सकता है, 3 में यूज हो सकता है, 4 में यूज हो सकता है, ऐसे में यूज हो सकता है। ये सब ऐसा टॉपिक है, हर जगह यूज हो सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कपास एक ऐसा उद्योग है जो तीनों सेक्टर में काउंट किया जाता है। कपास को जो है कृषि के प्राथमिक सेक्टर में भी काउंट किया जा सकता है। कपास जो है या टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसको सेकेंडरी सेक्टर में भी काउंट किया जा सकता है, उसको टर्सरी सेक्टर में भी काउंट किया जा सकता है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर क्या होगा? कपास का उत्पादन। कपास का जो उत्पादन होता है उसको प्राइमरी में आप काउंट कर दो, वो भी टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ। कपास का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, अगर कपास बन गया तो उसके बाद जो रुई वगैरह बनता है या जो कपड़ा बनता है वो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था के टर्सरी सेक्टर से क्या जुड़ा हुआ, उसका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है या ऑनलाइन परचेजिंग होता है, मॉडलिंग वगैरह होता है, वो सब टर्सरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों से जुड़ा हुआ टेक्सटाइल सेक्टर। इसी तरह से पर्यटन उद्योग को भी आप तीनों सेक्टर से जोड़ सकते हो। तो इसी तरह से कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कई सारे पेपर से जोड़ा जा सकता है, GS2 से, GS3 से या अन्य पेपर से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इसको भी एक बार पढ़ लेना। उत्पादकता बढ़ाना डेयरी सेक्टर में बड़ी चुनौती है। डेयरी भारत विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, लेकिन भारत की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि प्रति गाय कितने दूध की प्राप्ति होती है, तो ये भारत में बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। देखो, भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल नॉर्मली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने आर्टिकल लिखा है। इन्होंने कहा है कि आसानी से नहीं झुकने वाला है तालिबान। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एडिटोरियल एनालिसिस जब मैं करूं तो आप लोग अपना राय भी जरूर दें, चूँकि मैं कंफ्यूज हूं इस एडिटोरियल या तालिबान के इशू को लेकर के। भारत क्या करने वाला है इसको लेकर के मैं बिल्कुल अभी तक स्पष्ट नहीं हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, समय और परिस्थिति के अनुसार भारत सरकार निर्णय लेगा। देखो, इशू सबसे पहला क्या है? इशू है आर्थिक इशू। तालिबान सत्ता में काबिज हो गया, लगभग काबिज हो गया। पिछले 20 वर्ष से जितना अफगानिस्तान का बजट है, उस बजट का 75% पैसा कहाँ से आता था? तो पश्चिमी देश से आता था, प्राइमरी तौर पे अमेरिका से आता था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक मदद करता था अफगानिस्तान की, IMF मदद करता था अफगानिस्तान की। अभी जब अमेरिका बाहर निकल गया है तो ना तो अमेरिका मदद करेगा, ना तो वर्ल्ड बैंक मदद करेगा और ना ही IMF मदद करेगा। किसकी? तो तालिबान की। तो ऐसे कंडीशन में पैसा कहाँ से लाएगा? आर्थिक संकट उस पर क्रिएट हो सकता है, तालिबान पे आर्थिक संकट क्रिएट हो सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। तालिबान को सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये तालिबान और साथ ही साथ अमेरिका तालिबान पे प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को प्रतिबंधित किया, वेनेजुएला को प्रतिबंधित किया, ईरान को प्रतिबंधित किया, उसी तरह से अमेरिका तालिबान को प्रतिबंधित कर देगा या अफगानिस्तान गवर्नमेंट को प्रतिबंधित कर देगा। हमने देखा है कि गूगल ने किस तरह से ऑलरेडी गूगल डिजिटल स्ट्राइक कर चुका है, यानी गूगल का जो डॉक्यूमेंट था वो एक्सेस नहीं कर सकता तालिबान अब। आई रिपीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गूगल ने क्या किया है कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट पहले जो भी डॉक्यूमेंट यूज करती थी, उस डॉक्यूमेंट को तालिबान जो गवर्नमेंट आएगी, सत्ता में आएगी, तो तालिबान वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो गूगल ने डिजिटल स्ट्राइक ऑलरेडी कर दिया है तालिबान पे। विश्व में अफीम का 80% उत्पादन अकेले अफगानिस्तान करता है। तो अफीम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अफगानिस्तान है, लेकिन इससे सिर्फ $300 मिलियन प्राप्त होगा अफगानिस्तान को। क्या $300 मिलियन से सरकार चल जाएगी? क्या तालिबान सरकार चला लेगा $300 मिलियन से? तो बिल्कुल नहीं। तो निश्चित तौर पे आर्थिक संकट है, अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। बजट में पैसा कहाँ से आएगा ये पता नहीं तालिबान को। तो ऐसे कंडीशन में तालिबान, राइटर का कहना है कि तालिबान जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए, क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वो झुक जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, तालिबान झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसका एग्जाम्पल राइटर ने कहा है कि हमारे पास सीरिया एग्जाम्पल है, ईरान एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, वेनेजुएला एग्जाम्पल है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। ये वो देश है जिसमें अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे खाने के लाले पड़ चुके हैं। वेनेजुएला वगैरह में बहुत ही दिक्कत है, करेंसी का डिवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ वहाँ पे। बावजूद ये देश हार मानने के लिए तैयार नहीं है।
चाहे सीरिया हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, वेनेजुएला हो, ये देश हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी एक्सपेक्ट करें कि तालिबान हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आप आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए, फिर भी वो हार नहीं मानेगा। सवाल यह है कि ऐसी कंडीशन में पड़ोसी देश का क्या क्या रिएक्शन है, हमारे देश के पड़ोसी देश का क्या रिएक्शन है। अब देखो तालिबान के पास जो है यहाँ पे सबसे बड़ा मौका क्या है। सबसे पहले मौका तो ये देखो कि चाइना तालिबान के लिए सबसे बड़ा मौका, पाकिस्तान मौका नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पे तालिबान की मदद नहीं कर सकता, लेकिन चीन कर सकता है। तो निश्चित तौर पे चीन एक बहुत बड़ा मौका है। मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा नीचे। सबसे पहले तो पड़ोसी देश में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान तालिबान का समर्थन क्यों कर रहा है, कश्मीर मुद्दा को लेकर के। ओह, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा को लेकर के तालिबान की मदद कर रहा है। भारत में कश्मीर में आतंकवाद शुरुआत ही हुआ तालिबान के द्वारा या तालिबान की मदद से। ये भी एक अपना इतिहास है, इसको लेकर के कई बार मैंने डिस्कस किया है। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान से रसिया के सैनिक निकल गए थे, तब तालिबान के पास कोई काम नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान ने तालिबान को या अपने यहाँ ट्रेन मुजाहिदीन को लगा दिया था अब कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत होती है 1989 90 के दशक में। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ था तालिबान का। तो पाकिस्तान तालिबान को लेकर के कश्मीर मुद्दा को लेकर के तालिबान का समर्थन करता है। अब देखो चीन क्या है। चीन जो है एक पूरी तरह से व्यापारिक हित देखने वाला देश है। चीन को कोई लेना देना नहीं, धर्म से लेकर के, जाति से लेकर के, मजहब से लेकर के, लोकतंत्र से लेकर के, आर्थिक किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं, बस उसको पैसा से लेना देना। तो चीन तालिबान का मदद करता है और चीन तालिबान को ओबोर से जोड़ना चाहता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जोड़ना चाहता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में 1 लाख करोड़ डॉलर की जो है खनिज है। 1 लाख डॉलर करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 लाख करोड़ डॉलर का खनिज का दोहन करना चाहता है कौन, तो चाइना। लेकिन चीन को डर क्या है। चीन को डर है कि अगर हम तालिबान का समर्थन पूरी तरह से करें या पूरी तरह से तालिबान पर डिपेंडेंट हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है तालिबान हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है मुस्लिम, चीन में कौन है माइनॉरिटी मुस्लिम, उसका नाम है उइगर। तो चीन जो है अपने यहाँ जो उइगर मुस्लिम पे अत्याचार कर रहा है, 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है उइगर मुस्लिम जो है क्या करे, विद्रोह कर दें। तो चीन को ये डर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तालिबान पे रिलाई करते हैं तो हो सकता है तालिबान भड़का दे हमारे यहाँ उइगर मुसलमानों को, और सिंजियान प्रांत जहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं वहाँ पे विद्रोह हो जाए। तो ये चीन को डर है। ईरान क्या कर रहा है, ईरान खुल के तालिबान का विरोध कर रहा है। कल भी हमने देखा है कि ईरान खुल के तालिबान का विरोध किया। क्यों, रीज़न क्या है कि ईरान जो है एक शिया बाहुल कंट्री है। ईरान में शिया आबादी है और अफगानिस्तान में सुन्नी आबादी है। विश्व में शिया और सुन्नी का नहीं बनता है। ईरान में जो है शिया आबादी है और अफगानिस्तान में सुन्नी आबादी है। अफगानिस्तान में केवल 20% शिया आबादी है और जिस पे भी तालिबान जुल्म करता है। तो एथनिसिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो दोनों मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे एथनिसिटी का प्रॉब्लम है। ईरान शिया आबादी है और शिया की सुरक्षा करना ईरान अपना धर्म समझता है। और यही कारण है कि तालिबान चूँकि शिया पे जुल्म करता है, इसलिए तालिबान के साथ ईरान का समर्थन नहीं करता है ईरान तालिबान का समर्थन क्यों नहीं करता है, क्योंकि शिया पे जुल्म करता है तालिबान। अब देखो भारत को क्या करना चाहिए। 2-3 राइटर ने ऑप्शन दिया है कि भारत को क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना इनपुट दें, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ जा सकता है और तालिबान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। पहला ऑप्शन तो यही है कि हम अमेरिका के साथ जाएं और तालिबान पे आर्थिक प्रतिबंध हम लगाएं, अमेरिका को हम दबाव डालें या अमेरिका को कहें कि एक काम करें कि आप इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दें। तो पहला ऑप्शन ये है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि तालिबान बहुत हद तक, अगर तालिबान पे आर्थिक प्रतिबंध लगता है तो बहुत हद तक रिलाई कर जाएगा चीन पे। और चीन पे अगर रिलाई कर जाएगा पूरी तरह से, तो चीन अपने अनुसार तालिबान का यूज कर सकता है। हो सकता है आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के लिए वो और यूज कर सकता है। भारत ईरान और चीन के साथ मिलकर तालिबान से वार्ता कर सकता है। देखो ईरान तालिबान के विरोध में,
चीन भी कुछ जगह तालिबान के विरोध में है, क्योंकि चीन को शक है कि जिस तरह से तालिबान सत्ता पे काबिज हुआ है अफगानिस्तान में, हो सकता है उग्र मुसलमान यहाँ पे विद्रोह कर दें हमारे यहाँ। तो ऐसे कंडीशन में चीन भी कुछ हद तक डर रहा है। तो राइटर का कहना है कि एक तो ये हो सकता है कि चीन और ईरान के साथ मिलकर हम तालिबान से बातचीत करें। तीसरा ये है कि भारत तालिबान की भी उसी तरह से मदद करती रहे जिस तरह से अफगानिस्तान सरकार की करती है। नॉर्मली क्या होता है कि सरकार परिवर्तित हो जाती है लेकिन हम काम करते रहते हैं। हम अमेरिका के साथ जब ट्रंप था उस समय भी हम काम कर रहे थे, और आप जब जो बाइडेन है तब भी हम काम कर रहे हैं, जबकि दोनों अपोजिट पार्टी के सरकार चला रही है अमेरिका में। तो सरकार बदलने से जो है सत्ता नहीं बदलती है। हम सत्ता में जो बैठा हुआ उसके साथ हम मदद करेंगे, उसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे। ये नॉर्मली फंडामेंटल सोच होता है, फंडामेंटल दृष्टिकोण होता है। तो हम उसी तरह से तालिबान की मदद करते रहे जिस तरह से अफगानिस्तान सरकार की करते थे, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में बैठ जाएगा, सत्ता में बैठ जाएगा। और चौथा विकल्प है कि हम भारत तालिबान सरकार को मान्यता ना दें। 1996 से लेकर के 2001 तक भी हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। उसके बाद क्या हुआ, कंधार हाईजैक हुआ, हमारा एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था और हमें मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था। बेसिकली ये 4 ऑप्शन है, राइटर ये 4 ऑप्शन बता रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सेलेक्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना राय दें कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए तालिबान को इशू को लेकर के। अब देखो, पराली जलाना एक पराली प्रबंध की चुनौती जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण है पराली किसान जला देते हैं। पराली क्या होता है, जो फसल होता है, फसल का जो अवशिष्ट होता है उसको पराली कहा गया। तो पराली प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण है, उसको लेकर के एडिटोरियल है, इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, जजों की नियुक्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS 2 से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, होनी चाहिए, मैक्सिमम 34 जज होनी चाहिए। अभी 33 जज हैं। अब देखो, हमारे देश में जो पहली महिला जज थी वो बीबी फातिमा थी। 1989 में फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। लेकिन अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है, कोई भी महिला नहीं बनी है। भारत में अभी 9 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 3 जज महिला हैं, और ये 3 जज को मिला दिया जाए तो भारत में टोटल अभी तक 8 ही जज हैं जो महिला जज बनी है सर्वोच्च न्यायालय में। तो निश्चित तौर पे जो 9 जजों की नियुक्ति हुई है जिसमें 3 महिला जज हैं, हमारे यहाँ लैंगिक असमानता को लेकर के जो चर्चाएं होती है उससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जनरल इनइक्वालिटी की जो चर्चा होती है उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए एक अच्छा कदम न्यायालय के द्वारा उठाया गया। दूसरा ये है कि जो एक जस्टिस की नियुक्ति हुई है, जो महिला जस्टिस है, जिसका नाम है न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, सितंबर 2027, आज से 6 वर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली ये पहली महिला होंगे। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी चर्चा है। वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली कौन सी महिला संभावित हैं, तो जस्टिस नागरत्ना। अब देखो, ये जो है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन ये जुड़ा हुआ किससे है, तो ये जुड़ा हुआ है आपको नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को कई बार हमने डिस्कस किया, तो वही पॉइंट है, 1 वर्ष नई शिक्षा नीति को कंप्लीट हो रहा है, उसी को लेकर के चर्चा किया गया। चीन के शिकंजे में दवा उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इशू क्या है। देखो, इशू है API को लेकर के। API को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। साधारण शब्दों में दवा का कच्चा माल, दवाई जो हम बनाते हैं उसका कच्चा माल। भारत विश्व में दवा का हब है। भारत विश्व के दवा का हब है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हब माना जाता है। लेकिन दवाई का कच्चा माल भारत तैयार नहीं करता। मज़े की बात यह है, करते थे हम तैयार। इशू क्या हुआ वो भी सुन लो। भारत में लगभग 1500 API प्लांट हैं, जो फार्मा उद्योग की ज़रूरत का मात्र 10% है। 90% कच्चा माल भारत विदेश से आयात करता है, यानी जो दवाई बनाते हैं उसका 90% आयात कच्चा माल का हम विदेश से करते हैं, और 70% से अधिक आयात हम अकेले चीन से करते हैं।
तो जितना सोचो, जो दवा बना रहे हैं उसका 90% कच्चा माल का आयात हम विदेश से कर रहे हैं, जबकि दवा के सेक्टर में भारत विश्व का हब है, विश्व का सबसे बड़ा दवा निर्माता भारत है, लेकिन कच्चा माल कहाँ से मंगा रहे हैं? विदेश से मंगा रहे हैं। अब देखो चीन ने क्या किया। भारत 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले भारत दवा के सेक्टर में तो आत्मनिर्भर था ही, आज भी दवा के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर है, विश्व को दवा निर्यात करता है। लेकिन एपीआई के सेक्टर में, जो दवा का कच्चा माल है जिसे एपीआई कहते हैं, उसके सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर थे 2000 से पहले। चीन ने इंटरफेयर करना शुरू किया। चीन ने क्या किया, 2000 के बाद डंपिंग करना शुरू कर दिया। मान लो कि 1999 में $22 प्रति केजी जो है एपीआई मिल रहा है। चीन ने क्या किया, डंपिंग करके उसको कर दिया कि हम 9 रुपये प्रति केजी ही एपीआई देंगे। तो सोचो, विश्व के देश जो दवा बनाती है वो 22 रुपये प्रति केजी एपीआई भारत से खरीदती थी। अब वहाँ के कंपनी को 9 रुपये एपीआई चीन से मिलता है, किसको लेगा भाई? तो चीन वाला को लेगा। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि भारत की एपीआई कंपनी भी चीन से लेना शुरू कर दिया। हुआ क्या उससे? हुआ ये कि भारत की एपीआई की जितनी भी कंपनी है सब कंपनी बंद हो गई, विश्व में एपीआई की कंपनी बंद हो गई, चीन का अकेला प्रभुत्व हो गया विश्व में। और उसके बाद चीन ने क्या किया कि अब चीन ने क्या किया है कि जहां $22 में मिलता था भारत के द्वारा, अब उसको कर दिया $34, और $34 में वो बेच रहा है। चूँकि विश्व में एपीआई का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, वैसे कंडीशन में विश्व के देश चीन से एपीआई खरीदने को मजबूर हैं। भारत भी चीन से एपीआई खरीद रहा है। सोच कर देखो, एक तरफ लद्दाख में हमारा सैनिक गतिरोध चल रहा है, दूसरी तरफ हम एपीआई के लिए चीन पर निर्भर हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया डंपिंग करना। डंपिंग करना क्या होता है? डंपिंग करने का मतलब होता है कि जो सस्ता दाम में जाकर के उत्पादन बेचना। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताया कि भारत $22 में प्रति केजी $22 प्रति केजी अगर एपीआई बेच रही है, तो चीन क्या करेगा कि अपने जो कंपनी है उसके यहाँ भी बनाने में इसको $22 ही लगा होगा, लेकिन अपनी कंपनी को सब्सिडी देकर कहता है कि नहीं, आप एक काम करो, जाकर के $9 में ही बेचो भारत में, जो रिमेनिंग पैसा होगा यानी $13 जो होगा हम आपको मदद करेंगे। तो इसी को कहा गया डंपिंग, सस्ता कीमत में जाकर के बेचना। और सस्ता कीमत में जाकर के बेचा क्यों जाता है? तो ये बेचा इसलिए जाता है कि वहाँ के घरेलू उद्योग को तबाह किया जाए, जिस तरह से भारत के एपीआई सेक्टर को तबाह किया है चीन ने। तो इसलिए सरकार, आपने सुना होगा कि कई जगह सरकार बोलती है कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी यहीं पे लगता है अगर पता हमें चलता है कि कोई वस्तु कम कीमत में हमारे बाज़ार में आ रही विदेश की वस्तु, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं वहाँ पे। अब जब भारतीय और अन्य बाजार एपीआई उद्योग नष्ट हो चुके हैं, तो चीन इसे $34 प्रति केजी बेच रहा है। भारत के एनएसए ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने कहा है, चेतावनी दिया लिटरली सरकार को कि एपीआई पे चीन की निर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। राइट। भारत सरकार द्वारा एपीआई के लिए 12,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार ने 12,000 करोड़ का पैकेज दिया कि आप जितने भी देश की कंपनी है वो सभी के सभी एपीआई का निर्माण करना शुरू कर दें। तो ये अच्छा कदम भारत सरकार ने किया, लेकिन बहुत लेट से किया। कोरोना से पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। देखो, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। 74 वर्ष के बाद आईटीबीपी के जवान ने बलबला चोटी पे फतेह किया। कहाँ पे? उत्तराखंड में ये चोटी है, बलबला चोटी उत्तराखंड में, जिसमें आईटीबीपी के जवान ने फतेह किया। चलिए, इतना ही न्यूज़ था हमारे पास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश किया मैंने कि आपको बताने का कि किस न्यूज़ को कैसे पढ़ना चाहिए, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए। किसी न्यूज़ को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड अगर आप समझते हो, तब न्यूज़ पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।